हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So when a dipole is placed into the uniform electric field, then it experiences the equal and opposite force, and due to that equal and opposite force, a torque is experienced by the dipole. Okay, तो सबसे पहले हम कंसीडरेशन कर लेते हैं। तो हमारा कंसीडरेशन क्या है यहाँ पर? कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल of electric charge plus q minus q and dipole length 2a placed in a uniform electric field E making an angle theta with it। ये पहले हमने कंसीडर कर लिया कि डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, ठीक है, और वो एंगल थीटा बना रहा है। ये डेरिवेशन को डिराइव करने से पहले सबसे पहले हमें ये बहुत जरूरी है कि हम कंसीडर करें, मतलब एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और उसका हम सेकंड नंबर डायग्राम का था। डायग्राम देखो, सिंपल डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है। ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस में डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर डायरेक्शन है, जो डाइपोल मूविंग की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो डायरेक्शन होगी, ये किसकी डायरेक्शन होगी? यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी पी की, पी, ठीक है। ये पी ई के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो आप वन बाय वन देख लो उनको। तो प्लस क्यू को देखते हैं पहले। तो जब प्लस क्यू पर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई प्लस क्यू ई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू चार्ज इज क्यू ई, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब नेगेटिव पर आते हैं, तो नेगेटिव पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना? माइनस क्यू ई। तो द नेगेटिव चार्ज आल्सो एक्सपीरियंस द फोर्स क्यू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्स एक्सपीरियंस एट द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब हम आगे देखें कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर वही हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड होता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो या तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, या रोटेशन होगा। तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर एक ही लाइन पर होती है तो नेट फोर्स तो जीरो होगा ही होगा एक्चुअली। यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन फिर भी क्या इसमें रोटेशन होगा? तो रोटेशन होगा कब? अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग। तो यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखो, ये अलग लाइन पर है, ये अलग लाइन पर, दोनों पैरेलल लाइंस है, लेकिन इनके जो डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितनी है? ये जो ये दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस वही है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स इज जीरो, but two equal and opposite forces act at a different point of the dipole, different point of the dipole, different point of the dipole पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट पर है, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? दे फोर्स फ्रॉम अ कपल, कपल फोर्स बोलते हैं, कपल विच एक्सर्ट अ टॉर्क। तो टॉर्क अप्लाई कर देगा। अब उस टॉर्क का फार्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो यहाँ पर देखो, ये दो फोर्सेस थे, है ना। ये इस तरीके से हम अगर उसी डायग्राम को फिर से थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं आपको, तो यहाँ पर एक फोर्स था क्यू और यहाँ पर एक फोर्स था क्यू। तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई? ये हो गई। तो ये अगर टू है, ये डाइपोल है मतलब हमारा, है ना, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। थोड़ा सा फिर से वही डायग्राम में बना रहा हूँ, ये थीटा है। तो अब इस केस में क्या होगा? ये जो होगा ये कितना हो जाएगा? टू ए साइन थीटा होगा। ये टू ए है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हो जाएगा टू ए साइन थीटा। टू साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इक्वल और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 है, तो जाएगा 2a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू ई इंटू 2a sin थीटा। क्यू इंटू 2a sin थीटा होगा, तो क्यू इंटू 2a तो हमें मालूम ही है कितना होता है? पी। क्यू इंटू 2a जो होता है वो होता है पी, तो हो जाएगा पी ई साइन थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा क्या है यहाँ पर? अभी बता चुका हूँ मैं, थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन पी और ई है,
It is the angle between P and E. Okay, so we can write it in a vector form. So that torque is equal to E cross E. यहाँ पर जो torque का क्या हो जाएगा, E cross E होगा. The value of the torque is depend on the angle theta. Theta equal to 0 degree, then torque equal to 0. When theta equal to 90 degree, then torque equal to maximum E. Okay, चलिए एक और केस में डाल देता हूँ यहाँ पर. If theta equal to 180 degree, then what happens? If theta equal to 180, then what is the value of torque? Is also equal to 0, because the sine 0 and sine 180 is, the value of sine 0 and 180 is 0. Okay, so torque equal to 0. तो torque 0 कहाँ पर होगा? 0 पर और 180 पर. ओके, तो यही जो कंसेप्ट है ना कि टॉर्क 0. अभी हमने देखा था कि नेट फोर्स 0. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉर्क भी 0 स्पेशल केस में. तो यहाँ से हम एक और कंसेप्ट यहाँ पर समझेंगे, इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होती है. इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है? नेट फोर्स इज 0 एंड नॉट नेट टॉर्क इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो केसेस ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क भी 0 का. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझ लो ढंग से. इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. ठीक है, सीबीएसई में तो बहुत बार पूछा जा चुका है. तो इन इक्विलिब्रियम सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 एंड नॉट नेट टॉर्क इक्वल टू 0. नेट फोर्स इक्वल टू भी 0 होगा और नेट टॉर्क इक्वल टू 0 होगा. अब यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू 0 हमेशा नहीं होता है. केवल टॉर्क इक्वल टू 0 दो ही केसेस में होगा. एक तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर और 180 पर. बाकी जब भी थीटा इक्वल टू कुछ एंगल होगा अलग, 0 और 180 से डिफरेंट एंगल होगा, तो वहाँ पर टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो सिर्फ दो ही केसेस हम कंसीडर करने वाले हैं, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180. तो जब मैं थीटा इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो थीटा इक्वल टू 0 पर जो डाइपोल होगा वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर उस पोजीशन से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, और अगर लोड कर अपनी खुद की पोजीशन को रिगेन कर लेता है, उसी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम. छोटा सा डायग्राम मैं समझाता हूँ आपको बनाकर, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है. देखो यहाँ पर मान लो कि एक बाउल, और उस बाउल में मैंने यहाँ पर एक बॉल को रख दिया छोटी सी. ये इसकी स्टेबल पोजीशन कहलाएगी, ये स्टेबल है. अब अगर मान लो कि मैंने कुछ धीरे से डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेके आया और यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ. अब मुझे बताओ कि जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो वापस अपनी किस पोजीशन को रिगेन करेगा? इसी पोजीशन को रिगेन करेगा. वापस यहाँ पर भी जाएगा लेकिन वापस इसी पोजीशन को रिगेन करेगा. मतलब कंटिन्यूअसली अपनी सेंट्रल पोजीशन जो स्टेबल पोजीशन है उसको ही रिगेन करने की कोशिश करेगा. इट मींस इट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहाँ पर भी वही होगा. यहाँ पर जब डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ई है, इन दोनों में 0 डिग्री एंगल होगा, तब वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, तो वो इस केस में क्या करेगा? अपनी पोजीशन को ही रिगेन करने की कोशिश करेगा, वापस अपनी पोजीशन पर आएगा लुक कर. अच्छा ठीक है, सेकंड वाला क्या होता है? 180 डिग्री जब होगा. ठीक है, जब दोनों के इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह होंगे वो समझ लो थोड़ा सा. जैसे मान लो हमारे पास ये एक डाइपोल है, पॉजिटिव है नेगेटिव, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ हो गया, लेकिन जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो तो इस तरफ होगी ना. ये दोनों अपोजिट हो गए. अब अगर मैं इस पोजीशन से इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूँ स्मॉल एंगल से, तो क्या होगा मालूम है? ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल पूरा रोटेट होकर इस पोजीशन पर आ जाएगा. मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव पर पहुंच जाएगा और नेगेटिव घूम के पॉजिटिव पर आ जाएगा. मतलब ये वापस जो इनकी पुरानी पोजीशन थी वहां पर नहीं जाएंगे, वो स्टेबल पोजीशन पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री डाइपोल टू बी सेड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ पर इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे. तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से डाइपोल जो होता है वो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो क्या होगा, 45 क्या होगी तो क्या होगा, तो आप खुद भी कर सकते हो. ये थोड़ा सा और आपको दे देता हूँ हिंट यहाँ पर.
इससे मैंने कहा ये न्यूमेरिकली बन गया हमारा। इफ एंगल बिटवीन द P एंड E इज 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, क्या होगा? थीटा साइन 30 साइन 31/2 हो जाएगा P/2। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? P/√2। ठीक है, तो ये सब टॉर्क की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है। 45, 30, 60 डिग्री होगा तो 50/2 हो जाएगा, और अपनी वैल्यू आ जाएगी। 120 होगा तो कुछ वैल्यू कुछ और होगी। तो इस तरीके से हमको केवल साइन थीटा की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो टॉर्क इक्वल टू P साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला भी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। कैसे यूज करेंगे? जैसे अगर मान लो कहा P इक्वल टू यहाँ पर दे दिया 2i प्लस जे के वेक्टर फॉर्म में, और आपको कहा कि भाई ई जो है, ई तो 2i प्लस जे में ही आएगी ना, ई तो केवल यूनिफॉर्म है, तो इसको मैंने लिख दिया कि यहाँ पर ये 2i के न्यूटन पर कूलम और ये कूलम मीटर। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ टॉर्क बताओ, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, इनका दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कर देना। इनका वेक्टर प्रोडक्ट कर देना। जैसे इनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा टॉर्क का। तो आप देखना कि टॉर्क जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क में आई और जे नहीं आएगा, टॉर्क की डायरेक्शन के पाई या माइनस के पाई। ठीक है, तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट करते आना चाहिए बच्चों में। वेक्टर प्रोडक्ट आपको नहीं आता हो तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आई जे के, यहाँ पर ई क्रॉस ई, तो टी की वैल्यू देंगे 2 1 0, यहाँ पर 2 0 0, फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो आई के लिए तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, जे के लिए दोनों 0 हो जाएंगे, के लिए 0 नहीं होंगे। के लिए ये 0 होगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो डायरेक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? -2। टॉर्क इक्वल टू हियर the answer of that P cross is -2 kk। यहाँ पर टॉर्क कितना होगा? -2 kk। ये मतलब एक सिंपल से न्यूमेरिकल सकते हैं जो कि हम इस पर बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। If a dipole is placed into non-uniform electric field, तब क्या होगा? ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि डायपोल, तो सबसे पहली बात तो डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फिर उस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द two charges of dipole experience unequal forces। unequal forces कैसे? देखो ये देखो, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, और यहाँ पर अगर डायपोल रख दिया हमने तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा QE1 होगा, क्योंकि यहाँ पर E1 वैल्यू हुई है ना, Q है प्लस Q है माइनस Q। तो यहाँ पर जो होगा वो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यहाँ पर E2 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अलग आएगी QE2। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड द टू चार्जेस ऑफ डायपोल एक्सपीरियंस अनइक्वल फोर्सेस, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड बात, अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें यहाँ पर वो बैलेंस कंडीशन नहीं है, और अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तो उसमें डिस्प्लेस एक्सेलरेशन होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो उसमें वो एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है यहाँ पर, उसके यहाँ ड्यू टू दैट यहाँ पर अपोजिट फोर्स है, इक्वल नहीं है, लेकिन ड्यू टू द अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर टॉर्क भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर मोशन ऑफ डायपोल क्या होगा? ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। यहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन होंगे। मोशन ऑफ डायपोल अगर होगा ट्रांसलेटरी रोटेटरी होगा। और टॉर्क जो है वो 0 भी हो सकता है, एक मे बी 0, एक मे नॉट बी 0। अगर डायपोल का अलाइनमेंट जो है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाए किसके साथ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो डेफिनेटली टॉर्क 0 हो जाएगा, अदरवाइज टॉर्क 0 नहीं होगा। लेकिन नेट फोर्स तो यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा। नेट फोर्स होगा वो हमेशा नॉन 0 ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ये जो कंसेप्ट हैं, ये जब छोटे छोटे कंसेप्ट में बता रहा हूँ,
ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा, मोशन कैसा होगा, ठीक है। यही सब बातें वो ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछते हैं। तो ये हमारे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इसमें एक्चुअली जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी तो वहाँ पर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कंसेप्ट अभी इसमें बाकी है। ये दोनों कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा कब, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम वर्क डन पढ़ लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर हम इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हम उसको वहाँ पे समझ लेंगे कि वर्क डन और चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में थ्योरेटिकल पार्ट में इतना ही सीबीएसई में आपके लिए। अगले लेक्चर में हम कुछ और नई बातें पढ़ेंगे।